खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं स्कूल और कॉलेज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं रियासत शिद्दत पसंदी से लड़ने के लिए इतनी तैयार नहीं जितना होना चाहिए। TLP के मामले में भी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। 80 और 90 की दिहाई में ऐसे असातिज़ा भर्ती किए गए जो शिद्दत पसंद ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं है, स्कूल और कॉलेजेस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर खारजी वजूहात की बिना के ऊपर हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े ख़तरे से आज दो चार है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसमें हमारे जो इस वक्त जो रेमिडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज़म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं। द स्टेट हु कैनॉट इन्फोर्स लॉ बड़ी जल्दी उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिकॉज आप इंच बाय इंच जो है वो खाना जंगी की तरफ चलते जाएंगे। बिकॉज रियासत का कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म होता जाएगा और ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हो जाएंगे जो आपके रियासती कंट्रोल जो है उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो फवाद चौधरी वो ये कह रहे हैं कि TLP के मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, रियासत शिद्दत पसंदी से लड़ने के लिए इतनी तैयार नहीं जितना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज है, मसला दीनी तालीमात नहीं उसकी तशरीह करने वालों का है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि 80-90 की दहाई में ऐसे असातिज़ा भर्ती हुए जो शिद्दत पसंदी पढ़ा रहे हैं। तो TLP के मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। फवाद चौधरी ने ये कहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि रियासत शिद्दत पसंदी से लड़ने के लिए इतनी तैयार नहीं जितना होना चाहिए। TLP के मामले के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। 80 और 90 की दहाई में ऐसे असातिज़ा भर्ती किए गए जो शिद्दत पसंदी पढ़ा रहे हैं। मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं स्कूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि रियासत शिद्दत पसंदी से लड़ने के लिए इतनी तैयार नहीं जितना होना चाहिए। TLP के मामले में भी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 80 और 90 की दहाई में ऐसे असातिज़ा भर्ती किए गए जो शिद्दत पसंदी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमने खुसूसी ताहिर अशरफी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अभी चंद लम्हों कब जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है जिसमें उनका यही कहना है कि जो मदारिस हैं ये शिद्दत पसंदी की वजह नहीं है बल्कि स्कूल्स हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? क्या कहा उन्होंने? आपकी आवाज सर, उनका ये कहना है कि जो मदारिस हैं वो शिद्दत पसंदी की वजह नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मसला दीनी तालीमात का नहीं है सर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है दुरुस्त कही है कि मदारिस तो कभी भी, हम तो अब भी कहते हैं कि अगर किसी मदरसे में इंतहा पसंदी का या दहशत गर्दी का दर्स दिया जाता है तो वो बताए, हम खुद उसे बंद कर देंगे। ये तो मदारस का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और फवाद चौधरी साहब ने अगर ये कहा तो अच्छी बात कही है, इस पर क्या एतराज़ है आपको? अच्छा, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि स्कूल शिद्दत पसंदी में किस तरह से वो वजह बन सकते हैं? स्कूल शिद्दत पसंदी के कौन जी? स्कूल शिद्दत पसंदी की वजह किस तरह से बन सकते हैं, इसकी वजाहत करेंगे आप? कौन बन सकते हैं? फवाद चौधरी। आपका सवाल ही मुबहम है, आपका सवाल तो मेरी फवाद चौधरी ने स्कूल्स के हवाले से कहा है कि इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं स्कूल है, इसकी वजाहत करेंगे किस तरह से? फवाद चौधरी साहब आपको बताएंगे, फवाद चौधरी साहब से आप पूछें, उन्होंने अगर कहा है, मैंने तो नहीं कहा, बाकी आप उनसे पूछ लें जिसका बयान है, आप उनसे पूछे ना, आप दूसरों से क्यों पूछना चाह रही हैं? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ताहिर अशरफी इस वक्त समा से गुफ्तगू कर रहे थे।
तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। साद रिजवी की रिहाई का सुनते ही कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंची। साद रिजवी की आमद पर फूल निछावर किए गए सरबराह TLP की 11 अप्रैल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत और TLP के मुआहदे की रोशनी में साद रिजवी को रिहा किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। कल इसी करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए अपोजिशन ने पार्लियामान में ड्रामा किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दोनों जमातें करप्ट सिस्टम को बचा रही हैं। पिछले इलेक्शन में 15 लाख वोट ज़ाया हुए। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो वोट ज़ाया ना होते। वज़ीर-ए-आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज़ कर दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी जिंदगी आसान की। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई। वो अगर EVM मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जाने थे। तो ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। और ये इस वक्त ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? उनकी पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। हमारी गवर्नमेंट एक तो बहुत खुश है कि आपको वोटिंग का राइट मिला। अगर हम सही माने में इस असासे को टैप कर लें तो हमें कोई किसी IMF या किसी की कर्जों की जरूरत नहीं है। जिस कानून पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक ना हो वो तस्लीम नहीं होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को बुलडोज करके वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को दे रही है। मकसद आइंदा इंतखाबात में धांधली करना है। एहसन इकबाल ने चेयरमैन नादरा पर हुकूमत को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी लगाया। बोले हुकूमत को आइंदा इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए नेशनल डेटाबेस तक रसाई दी गई तो चेयरमैन नादरा आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। इलेक्शन कमीशन के तमाम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को बुलडोज करते हुए हुकूमत ने अपनी मनमानी के साथ अपने पसंद के कवानीन बनाने की कोशिश की है ताकि इलेक्शन की फिनिश लाइन न्यूट्रल ना हो। और वोटर लिस्ट को नादरा में लाने का मकसद ये है कि हुकूमत अपनी पसंद से जिसको चाहे वोटर लिस्ट में डाले, जिसको चाहे वोटर लिस्ट से निकाल दे और जिसका चाहे वोट घर से 400 मील दूर भेज दे। हमें इतलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इंतखाबी मुहिम के लिए नादरा के वसाइल और डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो किसी भी लिहाज से मुर्तकिब पाए गए कि उन्होंने नेशनल डेटाबेस का डेटा हुकूमत को इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है तो वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। जो कुछ कल असेंबली में हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन बाब है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत ने न सिर्फ पार्लियामेंट को मफलूज किया बल्कि पाकिस्तान के अवाम की भी तजलील की गई। धांधली के मंसूबे को रोकने के लिए हर फोरम पर जाएंगे, उन्हें बनी गाला में छुपने नहीं देंगे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की तारीख में काला बाब रकम किया गया है। न सिर्फ अपोजिशन को लेकिन पूरे पार्लियामान और पाकिस्तान की अवाम को अपने हक नुमाइंदगी से महरूम किया है, बेतौकीर किया है, बेहुरमत किया है। ऐसा लग रहा था कि माशाअल्लाह से बदतरीन दिन आ गए हैं। सार्जेंट ऑफ आर्म्स की दीवार वहाँ खड़ी हुई थी। कल जो हुआ है वो अगले इलेक्शन को छीनने के लिए दिन दिहाड़े पार्लियामान के जरिए जो डाका डाला है पाकिस्तान के हुकूक पर, न सिर्फ हम लेकिन सारी अवाम मुस्तरद कर चुकी है। आप देखिए इनके साथ क्या दमादम मस्कल अंदर होता है। ये बनी गाला में छुप के बैठ जाएंगे। बर्थडे साई की विफाक को वार्निंग, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। और इलेक्शन में धांधली की, पार्लियामेंट में मर्जी की कानून साजी की। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 25 जुलाई 2018 और 17 नवंबर 2021 मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। बोले अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाए तो भी JUI तन्हा इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकती है। हमारे मुल्क की निज़ाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के नताइज को अपने हाथ में कंट्रोल में रखती है।
25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का तारीख दिन था और यह गुज़श्ता कल 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था। उस वक्त उस किरदार के पीछे जो मुजरिम खड़ा था, आज भी इस किरदार के पीछे वही मुजरिम था। हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं, बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। तारीख मंजूर हो गई है। जमहूरियत के साथ मजाक होता है, ये पार्लियामेंट के साथ मजाक किया जाता है और तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहें कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीना सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मशीन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन करेगा, हुकूमत सिर्फ मुआवनत करेगी। इंतखाबी इस्लाहात में इलेक्शन कमीशन को जिन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मौखर कर दी गई हैं। नुमाइंदा समाज ज़ुल्करनैन इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू में अटॉर्नी जनरल का अपोजिशन को कुलभूषण से मुताल्लिक कानून साजी पर सियासत न करने का मशवरा दिया। कहा पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय साजिश अब नाकाम हो गई। जो एक्ट पास हुआ है ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के वो फ्रस्ट्रेट हुए। ये कौमी सलामती का मसला है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर अपोजिशन चाहे हम उसको डिटेल ब्रीफिंग भी उनको देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट की लीगल टीम ने और तमाम नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये कानून बनाया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डिक्लेरेशन को सामने रखते हुए उन्होंने डायरेक्शन ये नहीं दी थी कि आप इस तरह कीजिए। ये ऑप्शन हम पे छोड़ा था और सबसे सेफ और सिक्योर ऑप्शन हमें ये लगा। दो बिल्स थे, एक बिल था उसमें कई और तरमीम थी इलेक्शन एक्ट 2017 में और उस पे इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन थी, वो डेफर कर दिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए। इलेक्शन कमीशन ने इन प्रिंसिपल कभी एतराज नहीं किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है उनका कोई हक नहीं है। उनको सिर्फ मोडालिटीज पे तरीक़ाकार पे रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन दूर की जाएंगी। इस कानून में सिर्फ गुंजाइश पैदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक करने के तरीक़ाकार निकालेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उसके जरिए किस तरह वोटिंग की जाएगी। इसमें ये डिस्क्रेशन, ये सारी पावर्स आज भी इलेक्शन कमीशन के पास है। असिस्ट करेगी गवर्नमेंट जो है, फैसला इलेक्शन कमीशन का है क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन को इनकाद जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक तरमीम की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ में सवाल उठा कि आइंदा इंतखाबात आखिर कैसे हों, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। ये तय होना अभी बाकी है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी। आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराइल से गुजरना होगा। 3 से 4 मजीद पायलट प्रोजेक्ट्स भी करना पड़ेंगे। जिन्ना एवेन्यू से मुतालिक समा की खबर पर सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हरकत में आ गया। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने डिप्टी कमिश्नर मलिक को दही महरान के सेक्टर 40 में तमाम तामीराती काम रोकने का हुक्म दे दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, बताइएगा इस खबर की तफसीलात। देखिए, ये चंद दिन पहले समा ने निशानदेही की थी कि डिप्टी कमिश्नर मलिक की जानिब से लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया है कि मलिक के देह मेहरान में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन फरार करके 16 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो उस पे समा की खबर की ब्रेक होने के बाद फिर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने भी उनको लिखा कि हम तैयार हैं कब्जा खाली कराने के लिए। अब उसके बदले में लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्शन में आ गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डीसी मलिक को लिखा है कि जो काम वहाँ पर हो रहा है इसको फौरी तौर पर बंद कराएं। इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार की खिदमात आपको जो जरूरत है वो भी ले लें। तो इस तरह से जो जिस खबर की समा ने निशानदेही की थी देह मेहरान में, उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मलिक को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर काम बंद करें। अब देखना यह है कि डीसी मलिक इस पे कितनी कार्रवाई कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी आपका। NA 133 अपने उम्मीदवार की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ ने किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत न करने का फैसला किया है। मोहसिन बिलाल से मजीद जानते हैं। जी मोहसिन बिलाल, अपडेट कीजिए, मजीद क्या स्ट्रेटजी बनाई है PTI ने?
जी बिल्कुल, N133 के हवाले से जो PTI है उसकी नई हिकमत अमली सामने आई है। सबसे पहले तो ये फैसला किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट में भी जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा के जो अपील है वो मुस्तरद हो चुकी है, तो अब ये इब्तदाई तौर पर फैसला किया गया है ज़राए के मुताबिक कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की PTI सपोर्ट नहीं करेगी। पहले ये बात चल रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सपोर्ट की जाएगी, लेकिन अब जो पार्टी क़यादत है सेंट्रल पंजाब की, उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की और न किसी सियासी जमात के उम्मीदवार की जो है वो सपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा N133 में कागजात क्यों मुस्तरद हुए, कहाँ पर गलती हुई, इस हवाले से भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करके आला पार्टी क़यादत को भिजवा दी गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह असद उमर के कुट खाने के बयान पर तिलमिला उठे। कहा कुट मास्टर यहाँ से कुट खाकर गए हैं। असेंबली में भी उनके जहन पर मैं सवार था। कुट मास्टर अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, लगता है अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे। एक आए थे तकरीर करते हैं, कुट मास्टर कुट मास्टर कुट मास्टर, इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के, ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी। अब कहाँ जाएंगे? कराची से भाग के इस्लामाबाद गए, अब और ऊपर जाओगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। ऐसे ऐसे बैठ के असेंबली बात करते हैं, गलत बात कह के। और लग ये रहा था कल कौमी असेंबली में जब वो बोल रहे थे कि उसके दिमाग पे मुराद अली शाह सवार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑफिसरों के तबादले पर वफाक को वार्निंग दे दी। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सियासत में ना पड़े, झगड़ा हमसे है, हमारे ऑफिसर्स को तंग ना किया जाए। आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना है। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टेब्लिशमेंट। फेडरेशन के अफसरान को आप टारगेट करके कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? यू वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें, तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं। गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ये गेम ना खेले। कहता क्या है चीफ सेक्रेटरी को कि जी हम सारी मेरिट पे कर रहे हैं चीज़ें, मुझे पता है तुम मेरिट पे नहीं कर रहे हो। कंसल्ट करना चाहिए था। ये घर में बैठ के ये किसी कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते। मेरे से खुद बात करें या प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाहे वो करें। अगर वो किसी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटियां दे दी हुई हैं, सिवाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने के, सुबह 11 बजे बनीगाला से उड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में हेलीकॉप्टर में आने के, और शाम को 6 बजे सनसेट से पहले हेलीकॉप्टर में बैठ के बनीगाला जाने के अलावा बाकी सारी अथॉरिटियाँ उन्होंने और लोगों को दे दी हैं। असेंबली में कानून पास कराना है, वो तो खुद ही कहते हैं लाए गए थे, क्या किए गए थे, वो भी किसी और को अथॉरिटी दी हुई है। पैसे दो, अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद बनवाओ, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में। और अब आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशेवराना खिदमात को सराहा। बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DGISI वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी से शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बतौर DGISI मुद्दत 19 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभालेंगे। केस की इंक्वायरी की बुनियाद पर मुल्क के सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं नून लीग के इक़्तिदार में वालिद अगर सदर बने तो मेरिट पर बनेंगे। नून लीग के साथ खानदानी ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। समा के नुमाइंदे शहजाद अली को खुसूसी इंटरव्यू में सवाल उठाया कि फैसल बाउडा, फवाद चौधरी और मुराद सईद किस हैसियत में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दिफा कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी इंक्वायरी में खुलेंगी।
बहुत सोच समझ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। पॉलिटिकल जो अभी डायनेमिक है वो चेंज होने वाला है इस केस के इंक्वायरी के बेसिस पे। कोई या तो जुडिशल कमीशन बनेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक स्पेशल फॉर्म होगी। फैसल वाडवा साहब, फवाद चौधरी साहब और एक मुराद सईद साहब साकिब निसार साहब के रिश्तेदार लगते हैं या वकील हैं, फिर तो इनका बोलना बनता है। अगर कुछ नहीं लगता तो ये बोल किस कैपेसिटी में रहे। ये तो इसका मतलब इनके अंदर की कुछ चीज़ें निकल रही हैं क्योंकि घबरा रहे हैं कि कुछ सच सामने ना आ जाए। नसीम शाह साहब को तो 8 साल लगे थे एडमिट करने में भुट्टो साहब के केस में। इट वॉज जुडिशियल मर्डर। अच्छी बात है कि मेरे वालिद साहब ने बोल दिया, उनका ज़मीर कॉन्शियस क्लियर हो गया। PML नून से मेरी वालिद साहब की वाबस्तगी तो मेरे ख्याल से कोई 2000 में या 99 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, वरना पहले भी थी। पीले तो चल रही 2 साल से। अगर फ़ायदा पहुँचाना होता तो 2 साल पहले भी पहुँचा सकते थे। अगर वो अपनी स्टेटमेंट जो एफिडेविट उन्होंने रिकॉर्ड कराया उसको सपोर्ट ना कर सके, then he has to face the consequences। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंशाल्लाह अगर उन्होंने प्रूव कर दिया फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज देन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब फॉर्मर को फिर कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे एज पर लॉ। मेरे वालिद साहब को सेकंड पोजीशन तो मिल चुकी है, प्रेसिडेंट की रह जाती है। नेक्स्ट इलेक्शन जब चेंज हो जाएगा फिर तो उनका प्रेरोगेटिव किसको भी प्रेसिडेंट बने, तो वो अगर उस ओहदे पे पहुंचेंगे तो फिर वो मेरिट पे पहुंचेंगे। तो लोगों ने तो अब कड़ियां मिलानी है ना कि जी यूं स्टोरीज बनानी है। शहबाज शरीफ खानदान TT स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद खान की नैब तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नैब के मुताबिक मुलजिम ने शहबाज शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी की। नैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुलजिम अली अहमद खान शहबाज शरीफ का बेनामीदार भी है। मुलजिम 2002 से 2018 तक DGPR और चीफ मिनिस्टर हाउस में मुलाजिम रहा। शहबाज शरीफ ने मुलजिम की भर्ती के लिए रूल्स में नरमी। दौरान मुलाजमत मुलजिम ने 2 बेनामी कंपनियों की तश्कील में मदद और सहूलतकारी की। गुड नेचर और यूनिटॉस कंपनी के जरिए 1884 मिलियन से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कराची में स्टेट बैंक के ज़ेर इंतज़ाम इदारे पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में खातून ऑफिसर से मुबैना हिरासानी की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात के दौरान इदारे के 2 मुलाजमीन ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के अहम डायरेक्टर के खिलाफ गवाही दी है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी देखिए, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में एक हिरासानी का वाकया पेश आया था 24 जून को, जिसमें एक खातून अफसर ने वहां के अहम डायरेक्टर के खिलाफ जो है वो हिरासानी की शिकायत की थी। लेकिन ये शिकायत कोई पहली बार नहीं थी, बल्कि इन्हीं खातून की जानिब से 3 साल कबल भी यही हिरासानी की शिकायत की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ कि कोई इस पर तहकीकात जो है वो नहीं की जा सकी। खातून अफसर ने परेशान होकर, इंसाफ से मायूस होकर इन्होंने वजीर आजम के पोर्टल पर भी जो है वो शिकायत की थी, जिसके बाद अब स्टेट बैंक की हिरासमेंट कमेटी इस मामले की तहकीकात कर रही है। और जो वहां पर मौजूद 2 मुलाजमीन हैं उन्होंने भी इदारे के इस अहम डायरेक्टर के खिलाफ गवाही रिकॉर्ड करा दी है कि वाकई ही इसने इस खातून अफसर को हिरासा किया था। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमर। लाहौर के बल्दियाती इदारों के रिकॉर्ड में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब मरने की ज़रूरत नहीं, बस पैसा फेंक और तमाशा देख। पैसे देकर समा की रिपोर्टर शाहीन मिशाल अपना ही डेथ सर्टिफिकेट ले आई। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए देखते हैं। लाहौर के बल्दियाती इदारों ने बेमिसाल कारकर्दगी का लाजवाब रिकॉर्ड दे दिया। 4000 रुपए में जिंदा बंदा मुर्दा करार। बस कचहरियों में बैठे एजेंट को पैसा खिलाओ, बिना पूछगछ और बगैर किसी डॉक्यूमेंट के किसी भी यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो। जब मैंने भी इस मामले को जांचने की कोशिश की तो एजेंट ने मुझसे भी कब्रिस्तान की पर्ची मांगी, न अस्पताल की स्लिप। बस एक ही मुतालबा किया, 4000 रुपए दो और जिसका मर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो। और यूँ मैंने पैसे देकर अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। डेथ सर्टिफिकेट हाँ, कितने पैसे लगेंगे? कम से कम आपका 5000 रुपये लगेगा। आप कौन से जिले में रहने वाले? फैसलाबाद से। फैसलाबाद आपके नहीं, लेकिन अगर इधर से ही बनवाना हो उधर जा नहीं सकते, मसले हैं कुछ। तो पैसे खर्च लो, बनवा देंगे। यूनियन काउंसिल 222 अयोध्यापुर जौहर टाउन से सर्टिफिकेट बन के आया तो इसमें जिंदा रिपोर्टर को शमशानी कब्रिस्तान में दफन किए जाने का जिक्र भी है। ये सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। रिपोर्टर ने जाकर इसके असल होने की तस्दीक यूनियन काउंसिल 222 अयोध्यापुर जौहर टाउन के सेक्रेटरी से भी की। ये जो पेपर होता है नादरा का पेपर होता है, ठीक है। ये नादरा वाले जब हम पेपर देते हैं ना तो कंप्यूटर के अंदर उनको फीड करते हैं, ये उनके नंबर होते हैं सारे, हाँ। ठीक है।
ये बाहर का पेपर इसके अंदर चल ही नहीं सकता। समा जब मामले को इंतजामिया के इल्म में लाया तो उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी यकीन दहानी करवाई। वो नंबर्ड पेपर मुतल्लिका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के हवाले किए जाते हैं, सिर्फ इस हद तक नादरा रिकॉर्ड रखता होता है, लेकिन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने अगर उस पेपर के ऊपर एक जिंदा खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी करी तो उसकी गलत। कानूनदान कहते हैं कि पैसे के इस खेल से जायदादें भी हथियाई जा सकती हैं। जो जाली डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो हर चीज़ के बन जाते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं जो जाली डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं वो तमाम चीज़ों का, यूनिवर्सिटी की संदेह डिग्रीज हो गई और डॉक्यूमेंट्स हो गए, जजमेंट, ये अदालतों में बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया कि जजमेंट्स की जाली ऐसी एक सारी कार्रवाई बना ली। जाली दस्तावेजात का इतना आसानी से बन जाना सारे निजाम पर एक सवालिया निशान है। करप्शन के इस जाल को तोड़ने के लिए इंतजामिया को मजबूत निजाम बनाना होगा। कैमरा टीम के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। जामिया पेशावर इल्मी दरसगाह या टिकटॉकर्स की आमाजगाह। जामिया के सब्ज़ारों में तलबा की टिकटॉक वीडियोस वायरल, तलबा की काबिल एतराज़ हरकत भी रोज़ का मामूल बन गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। समाजी पाबंदियों का खौफ, ना ही कानून का डर, यह है पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा जो न्यू ब्लॉक में ना सिर्फ टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं बल्कि सब्ज़ार में काबिल एतराज़ हरकत भी इनका रोज़ का मामूल बन गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जामिया की सड़कें बन गई ड्रिफ्टिंग का जरिया, तलबात की हरासानी भी है आम मशगला। अगर कोई किसी को फ़ाइन किया जाता या कुछ भी एक्शन लिया जाता तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आती, लेकिन ये केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी आ सकता है, मतलब ना पूछ गछ किया जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो खामोश इंतजामिया हरकत में आई और तलबा की निशानदही पर अमल शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ने ऑपरेशन शुरू किया है। एक वीडियो वायरल होने से उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्टली इसको बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए दीगर तलबा ने एहतजाज भी किया। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। और अब आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। लाहौर में आलूदगी का लेवल 433 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में सबसे ज़्यादा 584, गुलबर्ग में 553 और टाउनशिप में 552 के लेवल पर आलूदगी रिकॉर्ड की गई। महकमा माहौलियात इस साल भी स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शहर में आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ ताहाल बंद ना की जा सकी। स्मोक की वजह से शहरी सांस और आँखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। भारतीय राजधानी दिल्ली में स्मोक से सूरत हाल संगीन, तालीमी इदारे बंद और तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुलाजमीन को घर से काम की हिदायत कर दी गई है। दिल्ली को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिए जाने के बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है। फेफड़ों और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया। बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होने लगे हैं। पहले स्कूल और कॉलेजेस एक हफ्ते के लिए बंद किए गए, लेकिन अब उन्हें तहुक्म सानी बंद करके ऑनलाइन तदरीस की हिदायत की गई है। 11 थर्मल पावर प्लांट्स में से 6 बंद कर दिए गए हैं। हॉटस्पॉट पर दिन में 3 बार एंटी स्मोक गन्स और पानी के छिड़काव का कहा गया है। 2019 में दिल्ली में फिजाई आलूदगी से 17,500 अफराद हलाक हो गए थे। और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला करतारपुर पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान आकर बहुत प्यार मिला, हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। करतारपुर बनाया, इसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने ये शकार बना दिया, इस हवाले से प्लीज बहुत प्यार मिला है हमें। ये जो दाद हमें दी गई है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करतारपुर के हवाले से, हाँ उसी हवाले से बोल रहा हूँ, उसी हवाले से ये हमारे लिए ये बड़ी दाद बहुत ही सुंदर बनाया है। हम शुक्रगुजार हैं पूरी पाक गवर्नमेंट के। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली खान। पाकिस्तान में अक़लियतों को किसी किस्म के मसाइल का सामना है, ना ही उनकी मजहबी आज़ादी में कोई रुकावट। दफ्तर खारजा ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान रिजेक्ट्स द US State Department's arbitrary and selective assessment on religious freedom and protection of the rights of minorities
are guaranteed by our constitution. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दो टोक कह दिया कि कुलभूषण यादव के हवाले से कानून साजी का इतलाक भारत के दीगर कैदियों पर नहीं होगा, भारत किसी गलत फहमी में न रहे। ये भी कहा कि भारत की तरफ से आखिरी वक्त पर इतला के बावजूद पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया। Despite short notice, Pakistan responded promptly to facilitate the yatris coming through the Kartarpur corridor. In addition to issuance of visas by our High Commission in New Delhi and other embassies. तर्जुमान का कहना था कि भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में 1 अक्टूबर से अब तक 30 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुकी हैं। भारत में अकलियतों की इबादत गाहों पर मुसलसल हमले जारी हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्की ज़खायर में 2 माह के दौरान $3 अरब से जायद की कमी हुई। मुल्क के पास 3 माह की दरामदात के लिए डॉलर का जखीरा रह गया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, बताइए इस बारे में। पाकिस्तान जो है इन दिनों जो है वो हर महीने जो है $5.5 अरब से जायद की दरामदात कर रहा है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास अब जो है 3 माह की दरामदात का डॉलर का जखीरा रह गया है। गुज़िश्ता हफ्ते स्टेट बैंक के जो डॉलर ज़खायर है उसमें $38 करोड़ की कमी हुई और ये $17 अरब से भी नीचे आ गए। $16 अरब 94 करोड़ इसके पास जखीरा रह गया है, जबकि $6 अरब 60 करोड़ जो है खातेदारों के पास स्टेट जमा है बैंकों में। इसके साथ ये टोटल मिला के कोई $24 अरब के नजदीक पहुंचते हैं, जबकि ये आज से सिर्फ 2 माह कबल जो है वो सितंबर में $27 अरब की तारीख की रिकॉर्ड की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचे थे। तो अब पाकिस्तान के पास डॉलर जखीरा तेजी से कम हो रहा है, लेकिन आइंदा हफ्ते जो है सऊदी अरब से $3 अरब जो है पाकिस्तान को मिलना मुतवक्का है, जिसके बाद पाकिस्तान के डॉलर जखायर दोबारा तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। स्टेट बैंक कल नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। IMF प्रोग्राम और बढ़ती महंगाई के हवाले से ताजरों, सरमायाकारों और माहिरीन की नजरें मॉनेटरी पॉलिसी पर लगी हैं। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम की इस रिपोर्ट में। आइंदा 2 माह के लिए पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद क्या होगी, इस बात का फैसला स्टेट बैंक 19 नवंबर की शाम करेगा। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी कहते हैं शरह सूद बढ़ सकती है। स्टेट बैंक आगे आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन के नंबर वगैरह है उसको देखते हुए, जो IMF की कंडीशन को देखते हुए ये शायद डिस्काउंट रेट 8.5% तक ले जाएंगे। और अगर ये 8.5% तक, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अकील करीम डैडी ने ये भी बताया कि शरह सूद बढ़ने का ज़्यादा मनफी असर क्यों नहीं पड़ेगा। इस वक्त अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नुकसान उसका इसलिए नहीं होगा कि ऑलरेडी आपका टी बिल का रेट 8.5% हो गया है, और जब टी बिल 8.5% होता है तो कोई बैंक इससे नीचे लैंड नहीं करेगा। तो ऑलरेडी हम 8.5% भुगत चुके हैं और स्टेट बैंक डेफिनेट उसको मैच करेगा, वो भी उनकी भी ख्वाहिश होगी। तो गवर्नमेंट को ऑक्शन वगैरह में पैसे चाहिए बैंकों से, वो उनको मिल जाए और उनको स्क्रैप ना करना पड़े। कराची के ताजरों को नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ने की इत्तलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने शरह सूद मौजूदा सतह 7.25% पर बरकरार रखने का मुतालबा किया है। हमारी जो इकॉनमी है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है सारी, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एडवर्स इम्पैक्ट आता है। तो जो फार्मूला दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, तो वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता और यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर पहली बेयकीनी खत्म करने के लिए मुकर्ररा तारीख से 1 हफ्ते पहले ही नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का फैसला किया है। माशी तजियाकार, बढ़ती महंगाई और IMF डील के तनाज़ुर में शरह सूद में 1% तक इजाफे की पेशगोई कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।